हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है गैम्प कैटेगरीज एंड इसकी आगे कैटेगरीज क्या हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑल्सो ग्रुपिंग। सो जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने बताया था कि CSV है क्या और CSV में इसके लाइफ साइकिल फेजेस क्या है, जैसे कंसेप्ट फेज, प्रोजेक्ट फेज, रिटायरमेंट फेज, ऑपरेशनल फेज। इन सारे फेजेस के बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में बात की थी। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एपिसोड। सो दिस इज रिगार्डिंग गैम्प कैटेगरी। सो एक्चुअली में गैम्प है क्या? तो जो गैम्प है ये एक गाइडलाइन है जो कि ISPE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड इंजीनियरिंग उसकी एक गाइडलाइन है, उसका नाम है गैम्प 5। इस गाइडलाइंस के बेस पे हम लोग जितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। इस गाइडलाइंस में अभी डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है। जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनकी कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन की है। कैटेगरीज मींस कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5। कैटेगरी 2 है जो मेंशन नहीं की हुई है। कैटेगरी 2 जो है वो है क्या? इससे पहले ये जो गैम्प 5 है, इससे पहले गैम्प 4 की गाइडलाइन थी। तो उस गैम्प 4 की गाइडलाइन में ये कैटेगरी 2 को मेंशन किया हुआ था। इस कैटेगरी 2 में वो वाले आपके इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स आते हैं जो जिनमें के डेटा स्टोरेज नहीं होती थी। जैसे पहले के टाइम में ऐसे pH मीटर्स आते थे या कनेक्टिविटी मीटर वगैरह आते थे जिनमें के कोई डेटा स्टोरेज नहीं होता। आप सिर्फ वेंडर से लेते हो, उसको यूज करते हो और आप ऐसे ही रख देते हो इन इंस्ट्रूमेंट्स को। उनमें ना तो कोई प्रिंट आउट आता था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो जनरेट करते थे या और कुछ नहीं करते थे वो इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाले जो थे ये कैटेगरी 2 में आते थे। पर टाइम के साथ साथ ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी अपग्रेड हो चुके हैं अभी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी pH मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, कुछ ऐसे इक्विपमेंट आने शुरू हो गए हैं जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ आते हैं और जो कि इटसेल्फ जो कि कंप्यूटर जैसे ही होते हैं। चाहे वो छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, इवन देन उनमें डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है और वो कई महीनों तक कई एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अभी आगे हैं जिनके साथ कंप्यूटर भी कैपेबल है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैटेगरी 3 में डाल दिया गया है। इसीलिए अभी ये कैटेगरी 2 टोटली रिमूव कर दी गई है गैम्प 5 के अंदर से। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी 1 पे। कैटेगरी 1 है क्या? कैटेगरी 1 बेसिकली इसमें वो वाले आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके ऊपर मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। फॉर एग्जांपल विंडोज। नेक्स्ट आपके पास आ गया कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 में आपके वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि हम लोग मैन्युफैक्चरर से एज इट इज ही कमर्शियली परचेज कर लेते हैं और परचेज करने के बाद उनको एज इट इज ही हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। उनमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होती, कोई कस्टमाइजेशन नहीं होती, एज इट इज लिया और यूज में लेके आ गए। तो ये आते हैं कैटेगरी 3 में। ये जो कैटेगरी 3 के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको कॉट्स भी बोलते हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ इंस्ट्रूमेंट्स। कैटेगरी 4 में आपके वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी आप लोग सोचोगे कॉन्फ़िगर क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर, व्हाट डज दिस कॉन्फ़िगर मीन्स? कॉन्फ़िगर का मतलब ये है अभी आप इस इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ आप क्लब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट ये पड़ा है, मैंने उसको क्लब कर दिया दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये डेटा इससे भी ले रहा है, मैंने फिर फर्दर एक और इंस्ट्रूमेंट के साथ क्लब कर दिया और फिर सो ऑन। ऐसे करके जब मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को आपस में क्लब करता हूं तो ये आपस में कॉन्फ़िगर हो जाते हैं सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसको बोलते हैं दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। लास्ट मेरा आ गया कैटेगरी नंबर 5। ये वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको मैं कस्टमाइज डेवलप करवाता हूँ। मेरे पास अभी मार्केट में एज पर मेरी इंटेंडेड रिक्वायरमेंट वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है,
तो मैंने क्या किया, मैंने किसी वेंडर से बात की और उन्होंने उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस किए एज पर माई इंटेंडेड रिक्वायरमेंट, एंड उन्होंने क्या किया, इसमें एक नया सॉफ्टवेयर बना के दिया मुझे, या नया कोई इक्विपमेंट या नया कुछ बना के दिया एज पर माई रिक्वायरमेंट। सो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं, या इस सॉफ्टवेयर कैटेगरी वाले को बोलते हैं हम लोग कैटेगरी 5। इस इंस्ट्रूमेंट प्लस सॉफ्टवेयर जो भी इसमें फॉल करते हैं उसको हम लोग कैटेगरी 5 सॉफ्टवेयर फ्लो फॉर CSV एग्जीक्यूशन। तो CSV हमने करना है, बट उसका बेसिक फ्लो है क्या, मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने क्या करना है उसमें, ये बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कई पर्सन्स के मन में। हम लोग यहाँ पे यही एक्सप्लेन करेंगे भी आपने इजली इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिफाई की बिजनेस ऑब्जेक्टिव, की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, हाई लेवल URS रिक्वायरमेंट। तो आपको याद होगा कि एपिसोड नंबर 2 में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था इन कंसेप्ट फेज। सो कंसेप्ट फेज की ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वहाँ पे एक प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख भी सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई की पर्सनल, जैसे सिस्टम ऑनर, प्रोसेस ऑनर, IT ऑनर, बिजनेस ऑनर, SME, सो ये सारे यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होते हैं। इसके बाद आ गया आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिस्टम्स। अभी मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स तो बना ली हैं, तो इसके लिए मुझे क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस काम को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट आउट कर लूँगा, मेरे पोटेंशियल सिस्टम ये हैं। मैंने 3 से 4 सिस्टम्स लिस्ट आउट कर लिए। इसके बाद मैंने इनकी URS बना दिया, मेरी रिक्वायरमेंट है क्या, मैंने इसे सिस्टम से क्या करवाना चाहता हूँ, क्या मैं प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, क्या मेरा कंपनी का नाम, डेट, टाइम वो सब उसके ऊपर आएगा नहीं आएगा। तो ये जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी रिक्वायरमेंट्स में URS में रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये URS बनने के बाद अभी मैंने इस URS का रिस्क असेसमेंट करना है। अभी मैंने उसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक रिक्वायरमेंट ऐसे लिख दी कि प्रिंट आउट आना चाहिए। अभी उसका रिस्क क्या है, प्रिंट आउट तो आ जाएगा, बट वो प्रिंट आउट कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, और उसमें डेटा जो भी है वो भी आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे रिस्क है। तो ये रिस्क असेसमेंट होने के बाद अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था मेरे 3 से 4 सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HPLC को आइडेंटिफाई कर लिया, दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस होल प्रोसेस फ्लो फॉर HPLC। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मैं सिस्टम की असेसमेंट करने वाला हूँ। असेसमेंट का मतलब जो मैंने पहले बताया था, इसमें आपको इनिशियल रिस्क असेसमेंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे मेरी सिस्टम की असेसमेंट है। सिस्टम असेसमेंट का मीनिंग ये होता है कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आइडेंटिफाई किया है, क्या मैंने इसका CSV करना भी है या नहीं करना है। तो ये एक क्वेश्चनरी बेस असेसमेंट होती है। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बेस के ऊपर असेसमेंट होती है। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल कवर दैट आल्सो। सो वी मूव टू नेक्स्ट। ये असेसमेंट होने के बाद अभी मेरा वैलिडेशन प्लान बन रहा है। तो ये वैलिडेशन प्लान एक तरह का प्रोटोकॉल है, जिसमें कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने वाला हूँ, ये सारा मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वैलिडेशन करने के लिए। तो ये सारे का सारा इस वैलिडेशन प्लान में मेंशन किया जाता है। अब ये मेरा वैलिडेशन प्लान भी बन गया। उसके बाद मेरी स्पेसिफिकेशंस आती हैं। स्पेसिफिकेशंस है क्या, तो स्पेसिफिकेशंस बेसिकली आपका यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आती है, FRS आता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, IQ, OQ एंड PQ। तो ये जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं इन सभी को हम लोग स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। तो ये जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गए हैं, तो इसके बाद स्पेसिफिकेशंस पे कोडिंग एंड कॉन्फ़िगरेशंस। ये कोडिंग एंड कॉन्फ़िगरेशंस ये उनके लिए आते हैं जो कि कस्टमाइज होते हैं, जिनको कि मैं कस्टमाइज करवाता हूँ। आपके कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन एंड कोडिंग ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ओनली जो कस्टमाइज मैंने बाहर से बनवाया है, जिनके लिए मैंने खुद से कोई कोडिंग करवाई है, उनके लिए ये कोडिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन जरूरी होती है। ओके,
अभी मेरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बन गई है। स्पेसिफिकेशन बनने के बाद मैंने स्पेसिफिकेशन बना ली है सभी, और उस स्पेसिफिकेशन को मैंने टेस्ट करना है। तो ये जो टेस्ट होता है इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन करनी। यहाँ से ये देखिए डॉटेड एरो है, तो मैंने इनकी वेरिफिकेशन करनी होती है। अभी मैंने जब वेरिफिकेशन इनकी कर ली है, तो वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कुछ भी वेरिफिकेशन कर दी है। अभी मेरा एक ऐसा यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में पॉइंट है जो कि मेरे प्रोडक्ट क्वालिटी, डेटा इंटीग्रिटी या पेशेंट सेफ्टी पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसमें डेफिनेटली इफ इट इज इम्पैक्टिंग, तो ये रिस्क इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे। तो मैंने वो रिस्क असेसमेंट करनी है। यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट किया, जब मिटिगेट करना है, तो जो मैंने यहाँ पे रिस्क बनाए थे वो सारे यहाँ पे आके मिटिगेट होते हैं। जब मैंने वो रिस्क यहाँ पे आके सारे मिटिगेट कर दिए हैं, इसके बाद मैं रिपोर्ट एंड रिलीज एक रिपोर्ट बनाता हूँ, वैलिडेशन समरी रिपोर्ट बनती है। उसके बाद फाइनली मैं नॉर्मल ऑपरेशंस में सिस्टम को रिलीज कर देता हूँ। अभी सिस्टम मेरा रिलीज हो चुका है। रिलीज होने के बाद मान लीजिए उसमें कोई चेंजेस आते हैं सिस्टम में, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन किया था। अभी इसमें चेंजेस आ गए, तो ये जो चेंजेस आते हैं ये सारे के सारे चेंज मैनेजमेंट के थ्रू जाते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं। अगर वो चेंज मैनेजमेंट के थ्रू जाते हैं, चेंज मैनेजमेंट मतलब आपका चेंज कंट्रोल्स, तो चेंज कंट्रोल्स होने चाहिए एक वैलिडेटेड सिस्टम को। अगर फिर से आपने कोई चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ से चेंज मैनेजमेंट हुई, फिर वहां से फिर रिस्क असेसमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट के बाद ये वैलिडेशन प्लान हो गया। तो ये ऐसा साइकिल दोबारा से चल पड़ता है ये सिमिलरली। तो यहाँ से मान लीजिए इसको चलते चलते काफी टाइम हो चुका है, सिस्टम को 10-12 साल निकल चुके हैं, अब ये आउटडेटेड हो गया। तो यहाँ पे इसका डीकमीशनिंग है, जो कि हम लोग पिछली स्लाइड में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसमें। सो अभी हम लोग मूव होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पीछे तो था फ्लो इसका कि हमने मूव कैसे करना है, बट हम लोगों ने मूव करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या इसमें। तो ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो लाइन वाइज हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को हमने प्रिपेयर करना होता है CSV के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये पहला डॉक्यूमेंट आ जाता है कंसेप्ट फेज। सो ये ऑलरेडी आई थिंक मैंने कवर कर दिया। सो अगला आ गया इनिशियल रिस्क असेसमेंट, ये ग्रुपिंग है, इन्वेंट्री है, प्रोजेक्ट है। सो प्रोजेक्ट में भी डिफरेंट ईयर्स के पार्ट्स हैं, VP, URS, FRS एंड सो ऑन। सो आगे आ गया ऑपरेशनल फेज। सो ऑपरेशनल फेज में ये डिफरेंट मेरे प्रोसीजर्स बनते हैं। तो प्रोसीजर्स कौन कौन से बन गए, जैसे ऑपरेशनल एंड बिजनेस मैनेजमेंट, मेरा सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है, मैंने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, फिर इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस कैसे मैंने मैनेज करनी है, इंसिडेंट कैसे मैनेज करने हैं, चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए मेरा इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया, तो मैंने अपना बिजनेस कैसे चलाना है, उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ गई, मेरा पास प्रोसीजर क्या है उसकी ब्रेकडाउन के लिए। ऐसे बैकअप एंड रिस्टोर है, मैंने सिस्टम का जो भी डेटा मेरे वहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो मैंने उसको बैकअप लेना है, और व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड तो मैंने उसको दोबारा से रिस्टोर भी करना है। तो इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं उसको बैकअप जब भी ज़रूरत पड़ी लेने की, तो मुझे पता ही नहीं मैंने बैकअप कैसे लेना है, और ना ही मुझे ये पता है रिस्टोरेशन कैसे करनी है। आर्काइवल एंड रिट्रीवल। सो आर्काइवल एंड रिट्रीवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सपोज करो आपके पास इस सिस्टम में आपका 10 GB का स्टोरेज है, और वो डेटा जो स्टोरेज है वो आपका कंटिन्यूसली भरना शुरू हो गया है, तो आपको उसमें से कुछ डेटा रिमूव करना पड़ेगा। जब आप रिमूव करते हो, पहले आप बैकअप लेते हो, फिर उसको कट करके कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हो, तो ये चीज़ें आर्काइवल आती है। और वही वाला कट वाला डेटा अगर आप दोबारा से डालते हो, तो वो रिट्रीवल आता है, उसमें बोलते हैं। आगे आपका ट्रेनिंग का प्रोसीजर होना चाहिए, इसमें ट्रेनिंग की SOP होना चाहिए भी, इस सिस्टम के ऊपर आप कैसे ट्रेन करोगे यूजर को। नेक्स्ट आ गया मेंटेनेंस प्रोसीजर। तो अगर इस पे ब्रेक डाउन होती हैं, जहाँ आपको पीरियोडिक मेंटेन करना पड़ता है, तो आप कैसे मेंटेन करोगे। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए भी।
आगे आ गया सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब है भी आप इसमें पासवर्ड पॉलिसी, आपका पासवर्ड एक्सपायरी और दूसरा कोई भी यूज़र है जो डाटा मॉडिफिकेशन, डिलीशन ऐसी एक्टिविटी ना कर सके, तो ये सारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर इनिशियल रिस्क असेसमेंट। सो इनिशियल रिस्क असेसमेंट को बनाते कैसे हैं? सो इनिशियल रिस्क असेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल दिया है, तो ये प्रोटोकॉल की हेल्प से आप लोग भी बना सकते हो। तो पहले यहाँ पे आ गया सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने सिस्टम का नाम, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने सिस्टम का नाम, सिस्टम आईडी, सॉफ्टवेयर का नाम, उसका वर्जन, सिस्टम ऑनर, प्रोसेस ऑनर, तो ये सारे यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। क्या है इसमें कुछ क्वेश्चनरी हैं, जैसे सिस्टम जनरेट और कंट्रोल डेटा रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटरी सबमिशन, यहाँ पे यस और नो है। सिस्टम कंट्रोल क्रिटिकल पैरामीटर, यस। सिस्टम यूज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यस। और सिस्टम का आगे आ गया आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है भी इसमें सर्वर का नाम क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट मतलब उसके साथ जो कंप्यूटर अटैच होने वाला है, और इंटरफेस डिवाइस का मतलब है कोई ऐसी डिवाइस है जैसे प्रिंटर हो गया या कुछ और डिवाइस है जो कि इसको चलने में हेल्प कर रही है। और इनकी गैम कैटेगरी आ गई, ये कौन कौन सी गैम कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया सप्लायर असेसमेंट। सो सप्लायर असेसमेंट के केस में हमने ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सॉफ्टवेयर है, किस सप्लायर से लिया है, तो उसका नाम आता है और वो कौन कौन सी सर्विस रिगार्डिंग दैट सॉफ्टवेयर हमें देता है। तो इसका ऑडिट हमें परफॉर्म करना है। ऑडिट परफॉर्म करने के बाद उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पे रखना है, उसका रेफरेंस देना होता है यहाँ पे। तो इस पे हम लोग बाद में आते हैं अभी। नेक्स्ट आ गया सपोर्टिंग प्रोसेस। तो सपोर्टिंग प्रोसेस में सेम वैसा ही है, आपको ये जितने प्रोसेस हैं ये बनाने पड़ते हैं। ये प्रोसीजरल पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ये पूरा जितना भी मैंने कर दिया है यहाँ पे इसकी कंक्लूजन। इस कंक्लूजन में मैं सिस्टम की कैटेगरी कौन सी है, सिस्टम का इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, और इसकी रिस्क कैटेगरी क्या बनती है, और सिस्टम क्रिटिकल है या नहीं है। तो ये जितना भी यहाँ पे रिस्क कैटेगरी आती है, ये एक आरपीएन नंबर कैलकुलेट होता है, इसमें रिस्क प्रोबेबिलिटी नंबर बोलते हैं इसको। तो आपकी सिस्टम की कैटेगरी, आपकी गैम कैटेगरी कौन सी है, 3 है, 4 है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इसका भी आरपीएन नंबर देते हैं। तो ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस के ऊपर आपका आता है रिस्क कैटेगरी। तो रिस्क कैटेगरी के बेस के ऊपर आपका सिस्टम आता है क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल है। तो ये सारा हम लोग आने वाले एपिसोड्स में कवर करने वाले। स्लाइड आती है वो आपकी आती है ग्रुपिंग एंड इन्वेंट्री। तो ये ग्रुपिंग एंड इन्वेंट्री है क्या? तो ये ग्रुपिंग एंड इन्वेंट्री को समझने से पहले आपको यूएसपी का जो चैप्टर है 1058, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो तभी आप इसको समझ सकते हो। तो इस पे चलते हैं हम लोग यूएसपी 1058 चैप्टर पे। तो यूएसपी 105 जो चैप्टर है ये क्या बताता है? ये बताता है आपको इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी ए, बी एंड सी। सो कैटेगरी ए में आपके वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें कोई भी ऑटोमेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हार्ट प्लेट, वॉटेक्स, इनको सिर्फ स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं होता इनमें। तो ये कैटेगरी ए में आती है। कैटेगरी बी में वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें ऑटोमेशन होती हैं बट इनमें डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती, जब बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल 2-4 दिन के लिए होता है, फिर ये डेटा ओवरराइट हो जाता है, जैसे पीएच मीटर, कनेक्टिविटी मीटर, जो ऐसे आती है। तो कैटेगरी सी में मोस्टली वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें के ऑटोमेशन होती है और डेटा स्टोरेज भी होता है इसमें। फॉर एग्जांपल मेरे HPLC आ गए, GC आ गए, या और कोई इक्विपमेंट आ गए जिनमें के डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, और ये इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी होते हैं। तो ये सारे कैटेगरी सी में आते हैं। तो अभी होप्सो आपको ए, बी, सी कैटेगरी का पता चल गया होगा यूएसपी 1058 का। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे। अभी नेक्स्ट आ गया ग्रुपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ग्रुपिंग लिस्ट जो होती है वो कलेक्शन होती है जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनका कलेक्शन एक टेबल में, तो दैट इज नोन एज ग्रुपिंग।
जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है सीरियल नंबर, नेम, आईडी, डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या नहीं है, यूज़र एक्सेस है और ग्रुपिंग की कैटेगरी क्या है इसमें। तो ये जब पूरी लिस्ट कंपाइल कर लेते हैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स की, जितने भी प्लांट पे अवेलेबल हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग लिस्ट। अभी मुझे इस लिस्ट से ये तो पता चल गया अभी मेरा ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो ए कैटेगरी में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो जितने भी मेरे इसमें लिस्ट में ग्रुपिंग वाली में मेरे इंस्ट्रूमेंट सी में आते हैं, तो सभी को मैं फिल्टर आउट करके एक और लिस्ट बनाता हूँ, उसका नाम है इन्वेंटरी लिस्ट। तो इन्वेंटरी लिस्ट क्या हुई मेरी? कलेक्शन ऑफ ग्रुप सी कैटेगरी सॉफ्टवेयर्स। तो मैंने सिमिलरली एक टेबल ऐसा ही बनाना है, उसमें भी सीरियल नंबर, नेम, आईडी, सॉफ्टवेयर ये सारा मेंशन करना है इसमें। और इसमें मैंने सिर्फ वही वाले लिखने हैं जो कि इसमें से फिल्टर आउट करके सी वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अभी इसमें एक नई टर्म आ गई है, सिस्टम ओनर, प्रोसेस ओनर, आईटी ओनर। तो ये जो सिस्टम ओनर, प्रोसेस ओनर एंड आईटी ओनर्स होते हैं, सिस्टम ओनर आपका वो है जो कि ओवरऑल सिस्टम की मेंटेनेंस, उसमें ब्रेकडाउन्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोसेस ओनर आपका वो पर्सन है जो पूरा सिस्टम जो उसका फ्लो चल रहा है, जो उसके सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं, उसके लिए दिस इज द पर्सन। आगे आगे आईटी ओनर। तो आईटी ओनर जो होता है वो रोल, ऑथराइजेशन, आपके पासवर्ड पॉलिसीज, उसमें सिक्योरिटी, उसके लिए जो पर्सन है तो उसको हम लोग बोलते हैं आईटी ओनर। इसके बाद आपका आ गया सिस्टम का स्टेटस। तो अगर तो आपका ये सिस्टम जो है वो वैलिडेटेड है तो हमने वैलिडेटेड लिखना है, नहीं है तो वो इन प्रोग्रेस में चला जाता है। आज के लिए इतना ही बस। और अभी आने वाले सेशंस में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे भी CSV में जो भी डॉक्यूमेंट्स आगे बनने वाले हैं उनकी एक एक एग्जांपल होगी, सो दैट जितने भी मेरे कोलीग्स एंड फ्रेंड्स जो जुड़े हुए हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके भी CSV में डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में बनाने कैसे होते हैं। तो ये आने वाले सेशंस में होगा, तो आप जुड़े रहें आने वाले सेशन में भी।